84 साल पहले के एक अखबार ने आज कांग्रेस पर 2000 करोड़ के घपले का एक आरोप खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ बनाने का आरोप है और इसी के चलते ईडी ने इस महीने की शुरुआत में राहुल और सोनिया गांधी को सम्मन भेजा और पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून को और राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने को कहा था, लेकिन सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ईडी ने उनसे पूछताछ की तारीख 23 जून तक के लिए बढ़ा दी और इसी के चलते 13 जून को जब पहली बार राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए, इस दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता, सांसद और विधायक शामिल हुए, जिन्हें बाद में डिटेन भी कर लिया गया। इन सब के पीछे की वजह है नेशनल हेराल्ड केस, एक ऐसा केस जिसके तार स्वतंत्रता के आंदोलन से सीधा जुड़े हुए। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरा केस क्या है जिसके चलते आज कांग्रेस को ईडी के सामने पेश होना पड़ रहा है। साल 1938 यानी कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए तब लगभग 5000 स्वतंत्रता सेनानी सामने आए थे और इन सभी को इस कंपनी का शेयर होल्डर बनाया गया था। यह कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार पब्लिश करती थी। अब क्योंकि इस अखबार में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ही लिखा जाता था, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने तंग आकर 1942 यानी कि 1942 में इस अखबार पर बैन लगा दिया। इसके बाद जब 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने इसके बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। इसके बाद 2008 आते आते ये अखबार लॉस में जाना शुरू हो गया और इसे 2008 में बंद करना पड़ा और बंद होते समय कांग्रेस पार्टी और शेयर होल्डर्स पर 90 करोड़ बकाया था, यानी कि कर्ज था। अब आता है साल 2010 और इस साल 90 करोड़ के इस कर्ज को कांग्रेस यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम कर देती है, यानी जो 90 करोड़ एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को चुकाने थे वो अब यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चुकाएगी। अब ये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहाँ से आई? तो आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही ये कंपनी बनी थी, जिसे बनाया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी द्वारा। इस कंपनी के 38% की हिस्सेदारी इन दोनों की थी, मतलब टोटल हुआ 76%। बाकी बची 24% की हिस्सेदारी में शामिल थे मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा। अब क्योंकि एजीएल कंपनी का कर्ज यंग इंडिया लिमिटेड देने वाली थी, तो ये बात भी साफ थी कि यंग इंडिया लिमिटेड को इसके बदले में मिलेगा क्या। तो इसलिए एजीएल कंपनी ने अपने शेयर्स का एक बड़ा हिस्सा यंग इंडिया लिमिटेड के नाम कर दिया और इस तरह यंग इंडिया लिमिटेड का एजीएल पर मालिकाना हक हो गया और इसके बदले में यंग इंडिया लिमिटेड ने एजीएल को सिर्फ 50 लाख रुपए चुकाए। अब क्योंकि एजीएल के पास बिकते वक्त देश के कई हिस्सों में कई जमीनें और प्रॉपर्टी थी, तो वो भी यंग इंडिया लिमिटेड को चली गई और इन सब जमीनों और प्रॉपर्टी को मिलाकर अगर देखा जाए तो इसकी कीमत का आंकड़ा लगभग 2000 करोड़ के करीब जाता है। अब इस सौदे के 2 साल बाद तक सब ठीक चला, लेकिन 2 साल बाद 2012 में भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार और यंग इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने एजीएल के शेयर होल्डर्स के साथ धोखेधड़ी की है। स्वामी ने कहा कि 50 लाख के बदले में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर हो जाना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा घोटाला है और स्वामी ने पटियाला हाउस में केस दर्ज भी करवाया। तो यही है वो पूरा मामला जिसके चलते आज कांग्रेस पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। अब आपको बता दें कि कोर्ट में ये मामला जाने के बाद दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया था, पर आरोपियों को कोर्ट में पेश होने से भी छूट दे दी। अब वहीं कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि YIL यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड को मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। कांग्रेस का ये भी कहना है कि यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं बल्कि कमर्शियल थे
कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन सकता है। सिंघवी का यह भी दावा है कि अब भी एजीएल के पास ही पहले की तरह नेशनल हेराल्ड के सभी प्रॉपर्टी और प्रिंटिंग और पब्लिशर्स बिजनेस पर अधिकार बने हुए हैं। केवल एकमात्र बदलाव ये हुआ है, यानी कि चेंज ये हुआ है कि एजेएल के शेयर यंग इंडिया के पास आ गए हैं, लेकिन यंग इंडिया इन पैसे का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है। वो ना तो लाभांश दे सकती है और ना ही प्रॉफिट कमा सकती है। अब यहाँ ये भी नज़रअंदाज तो किया नहीं जा सकता कि भाजपा किस तरह से ईडी का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर पिछले कुछ समय से कर रही है। इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है जैसे एनसीपी के अनिल देशमुख, एनसीपी के ही नवाब मलिक और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन। अब यहाँ से तो यही लगता है कि ईडी का इस्तेमाल भाजपा अपने विरोधियों को दबाने के लिए ही कर रही है। अब ये जो कांग्रेस पर इस वक्त ईडी का शिकंजा कसा गया है, इसमें क्या साबित होता है ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर भाजपा को बहुत जोरों शोरों से घेर रही है और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन सड़कों पर जारी है। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।